हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आप सभी का द प्रेम सर के इस ऑफिशियल चैनल पर। आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले BPAS 186 का एक लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लेते हैं। अगर हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन के पैटर्न कैसे आ रहे हैं तो हमें आंसर लिखने में और क्वेश्चन को समझने में और भी आसानी होगी। तो चलिए एक बार हम लोग लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने आपके लिए काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट किए हैं जो कि दिसंबर 2025 का है। इसके अंतर्गत हमें टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 2 घंटे का एवं अधिकतम अंक है 50, यानी कि 50 नंबर का ये पेपर है जिसके लिए आपको समय 2 घंटे मिलते हैं। तो एक बार ये भी देख लेते हैं BPAS 186 यानी कि तनाव एवं समय प्रबंधन के अंतर्गत क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। जैसे कि इसमें बोला गया है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 300 शब्दों में प्रत्येक के दीजिए, यानी कि प्रत्येक भाग में कम से कम 2 प्रश्न अवश्य कीजिए एवं सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तो एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि तनाव एवं समय प्रबंधन के अंतर्गत जो है क्वेश्चन कितने आएंगे और हमें कितने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और कितने शब्दों में देने हैं। तो यहाँ हमें बोला गया है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 300 शब्दों में देने हैं एवं प्रत्येक भाग में से कम 2 प्रश्न अवश्य दीजिए, यानी कि आपको प्रत्येक भाग में जितने भी इसमें पार्ट दिए हुए हैं उसमें 2 क्वेश्चन जरूर से जरूर आंसर देना है एवं जितने भी प्रश्न हैं उनके अंक जो हैं समान हैं, यानी कि सभी के उत्तर लिखने पे आपको जो अंक मिलेंगे वह इक्वल मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ भाग 1 दिया हुआ है और इसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछा है तनाव की प्रकृति तथा कारणों की चर्चा कीजिए। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना इजी आ रहा है। जैसा कि बोला गया था कि 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और टोटल मार्क्स 50 है, इसका मतलब है कि आपको प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करने पर 10 मार्क्स मिलेंगे, तब हमारा होगा 50। तो यानी कि आपको इस 10 नंबर वाले क्वेश्चन को 300 वर्ड में लिखना है। ये है हमारा भाग 2। इसके अंतर्गत भी क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्य निष्पादन पर तनाव के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट दिया गया है, बाकी क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी है। अगर आप अच्छे से अपने लैंग्वेज में समझे रहिएगा तो आप आसानी से इसका उत्तर लिख सकते हैं। और आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर टोटल प्रश्न दिए गए हैं 8। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आपको सॉल्व कितने के करने हैं, 5 के करने हैं, यानी कि आपको इसके अंतर्गत जो है 3 प्रश्न एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। मतलब आपको यह सजेशन मिल रहा है कि आप चूज़ कर सकते हैं। आपको कोई फोर्स नहीं है कि आपको यही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको जो भी प्रश्न आता है आप उनका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि प्रत्येक भाग में, यानी कि भाग 1 और भाग 2 के अंतर्गत हमें कम से कम 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उम्मीद है कि आप जो हैं क्वेश्चन पेपर का पैटर्न को अच्छे से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े, आइए थोड़ा सा हम लोग इस चैप्टर की हेडिंग को देखते हैं, क्योंकि अगर हमारा बैकग्राउंड क्लियर रहेगा तो हमें पूरा ही चैप्टर आसानी से समझ में आएगा। तो स्ट्रेस को देख लेते हैं पहले, यानी कि तनाव को। स्ट्रेस कुछ और नहीं है, बस जब हमारी लाइफ में काम का बोझ या फिर बाहर का प्रेशर हमारी बर्दाश्त करने की लिमिट को पार कर जाता है तो हमारा दिमाग और शरीर जो रिएक्ट करता है उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। वहीं अगर हम लोग समय प्रबंधन को समझें तो यह स्ट्रेस से बचने का सबसे बड़ा हथियार है, वो है टाइम मैनेजमेंट। यानी कि आपके पास मौजूद 24 घंटों का इस तरह का प्लान बनाकर इस्तेमाल करना कि हमारे सारे ही काम बिना किसी टेंशन, बिना किसी स्ट्रेस के सही समय पर पूरे हो जाएं। तो सीधा सा लॉजिक है, अगर टाइम मैनेज नहीं होगा तो स्ट्रेस अपने आप आ जाएगा। अगर टाइम को मुट्ठी में कर लिया जाए तो स्ट्रेस जो है टाइम के आगे घुटने टेक देगा। बस इसी मज़ेदार कंसेप्ट से पूरा चैप्टर टिका हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट।
तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तनाव के स्वरूप और लक्षणों की चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्ट्रेस को, यानी कि व्हाट इज स्ट्रेस। आसान भाषा में कहे तो स्ट्रेस हमारे माइंड और बॉडी की वो कंडीशन है जो तब पैदा होती है जब बाहर का प्रेशर या फिर काम का बोझ हमारी सहने की कैपेसिटी से बाहर निकल जाता है। जब वह प्रेशर हमारी लिमिट से बाहर हो जाता है तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो लाइफ में नॉर्मल होता है, पर जब यह हद से बढ़ जाए तो हमारी फिजिकल और मेंटल दोनों पर ही बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, यानी हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ की वाट लगा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ स्ट्रेस, यानी कि तनाव के स्वरूप को। तो दोस्तों, स्ट्रेस के अलग अलग रूप होते हैं जिन्हें समझना जो है बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला आएगा हमारा पॉजिटिव स्ट्रेस, यानी कि यूस्ट्रेस, जिसे सकारात्मक तनाव भी कह सकते हैं। मान लीजिए आपकी किसी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू है। अब इस बात का जो हल्का सा प्रेशर आपके दिमाग पर है, उसकी वजह से आप सुबह जल्दी उठकर अच्छे से तैयारी करते हैं। यह अच्छा स्ट्रेस है, क्योंकि इसने आपके बेहतर परफॉर्म करने के लिए आपको मोटिवेट किया है। यानी कि ये जो है सकारात्मक तनाव है, यानी कि पॉजिटिव स्ट्रेस है। इसे यू स्ट्रेस भी बोलेंगे। अब देखते हैं नकारात्मक तनाव, यानी कि डिस्ट्रेस। तो इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब मान लीजिए कि कल सुबह आपका एग्ज़ाम है और आपका 80% सिलेबस बाकी है। अब आपके दिमाग में जो भयानक डर, घबराहट और सिर दर्द शुरू हो गया है, वो है नेगेटिव स्ट्रेस। यह आपके अंदर आपको परेशान कर देता है। अब आता है क्रोनिक स्ट्रेस, यानी कि दीर्घकालिक तनाव। जैसे कि आपको महीनों या सालों से लगातार यह टेंशन खाए जा रही है कि मेरा करियर का क्या होगा, मुझे अच्छी जॉब कब मिलेगी। यह जो महीनों सालों तक दिमाग में परमानेंटली बैठा रहता है, उसे क्रोनिक स्ट्रेस यानी कि दीर्घकालिक तनाव कहते हैं। तो हमने 3 प्रकार के स्ट्रेस को देख लिया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस के। यानी कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी बॉडी चिल्ला चिल्ला कर 3 तरीकों से बताती है। पहला है शारीरिक रूप से, दूसरा है मानसिक रूप से एवं व्यवहारिक रूप से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शारीरिक रूप से सिम्टम्स को समझते हैं, यानी कि फिजिकल सिम्टम्स को। सिर फटना, हर समय थकान लगना, रात को नींद न आना, हार्ट बीट तेज होना और पेट खराब रहना। तो यह जो है तनाव के शारीरिक लक्षण हैं। तो अब अगर हम लोग मानसिक लक्षण की बात करें, यानी कि मेंटल सिम्टम्स की, तो चिड़चिड़ापन होना, किसी काम में फोकस ना कर पाना और हमेशा दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आना। तो यह क्या होगा, मानसिक लक्षण होगा तनाव का। एवं अब देखते हैं व्यवहारिक लक्षण तनाव के, यानी कि बिहेवियरल सिम्टम्स। तो इसके अंतर्गत लोगों से दूरी बना लेना, बात बात पर गुस्सा करना, काम से जी चुराना और अपनी आदतों को बदल लेना। तो यह क्या होगा, व्यवहारिक रूप से तनाव के लक्षण होंगे। सो आई होप आपको स्ट्रेस एवं स्ट्रेस के सिम्टम्स एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक संगठन में एक प्रशासक कर्मचारियों में समय प्रबंधन के कौशल की निगरानी और विश्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टिप्पणी कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं ऑफिस या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। सोचिए किसी कंपनी की सक्सेस किस चीज़ पर टिकी होती है, इस बात पर कि वहाँ के लोग अपने टाइम को कितना अच्छा से मैनेज करते हैं। और इस काम में जो बड़ा रोल होता है वो होता है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर या फिर बॉस का, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर ही जो हैं वह ऑफिस को और एम्प्लॉयज़ को हैंडल कर रहे होते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। तो प्रशासक जो है वह पहले से तय कर देता है कि कौन सा काम कब और कैसे होगा,
ताकि कोई भी एम्प्लॉय खाली बैठकर मक्खियाँ ना मारे और टाइम वेस्ट ना हो। अब हम लोग देखते हैं प्रायोरिटाइजेशन यानी कि प्राथमिकता। बॉस ही आकर बताता है कि भाई पहले इस काम को ख़त्म करो क्योंकि यह कंपनी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं डेलीगेशन यानी कि काम सौंपना। एक स्मार्ट बॉस जो है सारा काम खुद नहीं करता, वह क्या करता है कि एम्प्लॉयज़ की खूबी और उसके स्किल को देखकर उन्हें काम बांट देता है, जिससे क्या होता है कि समय की बचत हो जाती है। अब है मार्गदर्शन सत्र यानी कि मॉनिटरिंग। वह लगातार निगरानी रखता है कि सब काम डेडलाइंस के अंदर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, और जहाँ कोई अटकता है तो उसे क्या करता है, गाइड कर देता है यानी कि सुधार करने का सुझाव देता है। उसके बाद है अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। तो वह ऑफिस में ऐसा माहौल बना देता है जहाँ समय की पाबंदी यानी कि पंक्चुअलिटी को जो है सबसे ऊपर रखा जाता है। इससे न केवल उत्पादकता बढ़ती है बल्कि संगठन के लक्ष्य भी समय पर प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट MBBI क्वेश्चन नंबर 3 को। कार्य अभिविन्यास कर्मचारियों के कार्य संपादन को कैसे प्रभावित करता है? कार्य अभिविन्यास, इसका मीनिंग होता है वर्क ओरिएंटेशन, जिसका अर्थ है काम के प्रति जो है आपका एटीट्यूड या फिर आपकी सोच क्या है। आप अपने काम को एक मजबूती मानते हैं या फिर आप उसे मजबूरी से करते हैं या फिर उसे अपनी जिम्मेदारी समझकर दिल से करते हैं। और यह जो सोच है किसी भी एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को सीधे प्रभावित करती है, यानी कि वर्क जो है परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है एम्प्लॉयज़ के। अब हम लोग देखते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड का जादू को। अगर आपका अपने काम के प्रति नज़रिया पॉजिटिव है तो आप खुद से मोटिवेट रहेंगे, आप काम का टाइम और बेस्ट क्वालिटी के साथ पूरा करेंगे। ऐसे लोग कंपनी को बहुत आगे ले जाते हैं और खुद भी बहुत तरक्की करते हैं। यानी कि जो टाइम पर अपने वर्क को करते हैं और अपना 100% देते हैं, वह क्या होता है, उसको कंपनी को काफ़ी आगे भी लेके जाते हैं और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी करते हैं। वहीं दूसरा है नेगेटिव एटीट्यूड। अब मान लो किसी का मूड हमेशा ऐसा रहता है कि अरे यार कहाँ फंस गया, बस कैसे भी टाइम पास करना है और सैलरी उठानी है, तो ऐसा इंसान लापरवाह रहेगा। वह हमेशा काम को टालेगा, गलतियां ज़्यादा करेगा और जिम्मेदारी लेने से भागेगा, जिससे पूरा काम जो है चौपट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि टीम वर्क पर असर क्या होता है। सही सोच रखने वाला इंसान अपनी पूरी टीम को साथ लेकर चलता है और दफ्तर के यानी कि ऑफिस के डिसिप्लिन को भी बनाए रखता है। यानी कि पॉजिटिव थिंकर की वजह से ऑफिस में डिसिप्लिन और पूरा टीम वर्क सभी बेस्ट चलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को। कार्यस्थल पर तनाव के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कार्यस्थल पर तनाव यानी कि वर्क प्लेस स्ट्रेस के बारे में, यानी दफ्तर में यानी कि ऑफिस में मिलने वाले तनाव की। ऑफिस में एम्प्लॉयज़ को स्ट्रेस देने वाले मुख्य सोर्स यानी कि स्रोत क्या क्या होते हैं, तो चलिए उसे देख लेते हैं एक बार। तो कार्यस्थल पर तनाव के कई प्रमुख स्रोत होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है अधिक कार्य यानी कि वर्क ओवरलोड। जब बॉस आपको इंसान न समझकर सुपरमैन समझ ले और आपकी कैपेसिटी से 3 गुना ज़्यादा काम आपकी टेबल पर पटक दे, तो इससे क्या होता है, वर्क पूरा खराब हो जाता है। एवं दूसरा है डेडलाइंस। जब आपको कहा जाए कि यह भारी भरकम फाइल सिर्फ 2 घंटे में ख़त्म करनी है, तो जो दिमाग का दही होता है वही स्ट्रेस है। अब तीसरा है भूमिका की अस्पष्टता यानी कि रोल एम्बिग्युइटी। यानी कि इसके अंतर्गत जब एम्प्लॉय को यही साफ साफ पता ना हो कि उसका असली काम क्या है, उसे लगता है कि वह अकाउंटेंट है, पर बॉस उसे चाय लाने या फिर कोरियर चेक करने में भी बोल देता है कि ये काम कर दो। उसके बाद चौथा है भूमिका संघर्ष यानी कि रोल कॉन्फ्लिक्ट।
जब एक ही समय पर दो अलग अलग सीनियर आकर आपको अपोजिट निर्देश दे दे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट बात बोल दे, जैसे कि बड़े बॉस ने कहा यह काम करो और छोटे बॉस ने कहा नहीं पहले वो काम करो, अब बेचारा एम्प्लॉय बीच में पिस जाता है कि आखिर मैं मानूँ तो किसकी बात मानूँ। इसके अलावा देखें तो कार्यस्थल का खराब वातावरण, यानी कि बैड एनवायरनमेंट एंड इनसिक्योरिटी, जिसके अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं ऑफिस के कलीग्स के साथ रोज रोज चिक चिक, बॉस का खड़ूस बर्ताव और हर समय मन में यह डर रहना कि कहीं नौकरी न छूट जाए या फिर सैलरी न कट जाए। अंततः हमने देखा आधुनिक कार्य प्रणाली में लगातार बदलती तकनीक और अधिक प्रदर्शन की अपेक्षा जो है कर्मचारियों पर दबाव बढ़ा देती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। प्रोक्रास्टिनेशन या फिर कार्य का टालमटोल करियर, खुशी और यहाँ तक कि जिंदगी को भी नष्ट करता है। तो फ्रेंड्स, प्रोक्रास्टिनेशन का वर्ड मीनिंग को तो आप बड़े बड़े अक्षरों में अपने दिमाग में नोट कर लो। इसका मीनिंग होता है आज का काम कल पर टालना, क्योंकि यह जो है हम सबकी सबसे पसंदीदा और सबसे खतरनाक आदत है। हम सोचते हैं ना कि अरे थोड़ी देर में रील्स देख लेता हूँ, क्योंकि पढ़ाई तो शाम में भी हो जाएगी। बस यही आदत जो है प्रोक्रास्टिनेशन है। तो जैसा कि हमने समझा, प्रोक्रास्टिनेशन का अर्थ क्या होता है, किसी कार्य को समय पर करने के बजाय उसे बिना किसी आवश्यक कारण के टालते रहना। तो चलिए देखते हैं यह हमारी लाइफ और करियर को कैसे तबाह करता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अवसरों का नुकसान, यानी कि लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जब आप काम टालते जाते हैं तो हाथ में आए बेहतरीन मौके निकल जाते हैं और आखिरी समय में किया गया काम हमेशा घटिया क्वालिटी का होता है। वहीं दूसरा है तनाव, चिंता तथा आत्मविश्वास की कमी, यानी कि स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी का पहाड़। जब पेंडिंग काम का पहाड़ खड़ा हो जाता है तो मेंटल प्रेशर और टेंशन होती है, वह आपकी रातों की नींद भी उड़ा देती है। वहीं आत्मविश्वास की कमी यानी कि लो कॉन्फिडेंस, धीरे धीरे जब आप हर काम में पिछड़ने लगते हैं तो आपका खुद पर से भरोसा उठ जाता है और लोग आपको गैर जिम्मेदार समझने लगते हैं। तो चलिए अब इससे बचने के उपाय यानी कि रेमेडीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा समय प्रबंधन, यानी कि टाइम मैनेजमेंट। कामों को टालने के बजाय उनके लिए एक फिक्स शेड्यूल बनाएं। दूसरा है लक्ष्य निर्धारण, यानी कि गोल सेटिंग। अपने सामने एक क्लियर गोल रखें कि मुझे यह काम आज इतने बजे तक खत्म करना ही है एनी हाउ। और तीसरा बड़ा कारण है कि बड़े कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटकर करना, यानी कि ब्रेक इट डाउन। किसी बड़े काम को देखकर डरने के बजाय उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें ताकि उसे शुरू करना आसान लगे। एवं चौथा है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, यानी कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। काम करते समय अपने परम मित्र यानी मोबाइल फ़ोन को साइलेंट करके खुद से दूर रखें ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। यानी कि जब भी आप कोई वर्क कर रहे हैं तो अपने परम मित्र, अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट करके खुद से दूर ही रखिए। इससे आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और वर्क प्रॉपरली एंड स्मूथ चलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्राथमिक स्तर पर किसी संगठन के लिए निवारक तनाव प्रबंधन तकनीकों का परीक्षण कीजिए। तो इस प्रश्न के अंतर्गत बात हो रही है निवारक तनाव प्रबंधन, यानी कि प्रिजर्वेटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट की। तो इस प्रश्न के अंतर्गत बात हो रही है निवारक तनाव प्रबंधन, यानी कि प्रिवेंटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट की। तो यहाँ पे बात हो रही है निवारक तनाव प्रबंधन, यानी कि प्रिवेंटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट की। इसका मतलब होता है कि ऑफिस में स्ट्रेस की बीमारी फैलने से पहले उसका टीका लगा देना, यानी स्ट्रेस उत्पन्न होने से पहले ही रोक देना। प्राइमरी लेवल यानी कि प्राथमिक स्तर पर कोई भी कंपनी ये तकनीकें अपना सकती है, जिसमें कि सबसे पहला है सकारात्मक वातावरण।
यानी कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट। दफ्तर का माहौल ऐसा खुशनुमा और सपोर्टिव होना चाहिए जहां लोग एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएं। वहीं दूसरा है भूमिका निर्धारण यानी कि रोल क्लैरिटी। हर नए एम्प्लॉय को ज्वाइनिंग के समय ही उसका काम और जिम्मेदारियां क्रिस्टल क्लियर समझा देना चाहिए ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तीसरा है उचित कार्यभार वितरण यानी कि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। काम का बंटवारा सबकी कैपेसिटी और स्किल्स के हिसाब से बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा काम एक ही सीधे इंसान पर लाद दिया जाए। वहीं चौथी है तकनीक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास यानी कि ट्रेनिंग एज डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज़ को समय समय पर इन टेक्नोलॉजी और काम करने के आसान तरीके सिखाना जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और वे काम से डरे नहीं। एवं नेक्स्ट है स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम। यानी कि ऑफिस में योगा, मेडिटेशन, रिक्रिएशन, मोटिवेशन या फिर वीकेंड पर छोटे मोटे गेम्स और फन एक्टिविटीज़ रखना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ का मेंटल रिफ्रेशमेंट होता रहे। और जो है यह नियमित फीडबैक यानी कि रेगुलर फीडबैक जो है संचार प्रणाली भी तकनीक को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। समय प्रबंधन की प्रमुख तकनीकें कौन कौन सी है? तो फ्रेंड्स, टाइम सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, चाहे वो एलन मस्क हो या फिर हम और आप। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम उस टाइम को मैनेज कैसे करते हैं। तो चलिए सीखते हैं टाइम प्रबंधन की कुछ ढांसू टेक्निक्स को, जिसके अंतर्गत सबसे पहला आता है प्राथमिकता निर्धारण यानी कि प्रायोरिटाइजेशन। सबसे पहले अपने कामों की लिस्ट में से ये छांटो कि कौन सा काम सबसे इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट है, उसे सबसे पहले ख़त्म करो। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा उसको सबसे पहले फिनिश कर देना है। एवं दूसरा तकनीक है टू डू लिस्ट बनाना यानी कि रोज़ सुबह या रात को सोने से पहले अगले दिन के कामों की एक लिस्ट या फिर डायरी तैयार करना, या फिर आप उसे फ़ोन में नोट कर लो ताकि दिमाग भटकने से बच जाए कि कल क्या क्या करना है। इसके बाद है तकनीक समय सारणी यानी कि टाइम शेड्यूलिंग। हर काम के लिए एक फिक्स टाइम ब्लॉक कर दो। 10 से 12 बजे तक मुझे सिर्फ पर्टिकुलर काम ही करने हैं। जस्ट चिल करना नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम फिक्स करोगे। अब नेक्स्ट है पोमोडोरो टेक्निक। इसमें जो है आप 25 मिनट पूरी एकाग्रता के साथ काम करते हैं, फिर 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इससे आपका दिमाग थकता नहीं है और फोकस भी बना रहता है। इसके बाद है डिस्ट्रैक्शन से बचाओ यानी कि लिमिट डिस्ट्रैक्शन। काम के बीच में बार बार व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन चेक करने की आदत पर लगाम लगाएं। कृपया इसे रोक दें। इसके साथ ही गोल सेटिंग एवं सेल्फ डिसिप्लिन भी समय प्रबंधन की प्रभावी तकनीकें हैं। तो हम इन सभी पे अच्छे से वर्क करेंगे। ये क्या थी? समय प्रबंधन की प्रमुख तकनीकें थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को। तनाव को बेहतर समय प्रबंधन के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता है, टिप्पणी कीजिए। तो फ्रेंड्स, यह स्टेटमेंट बिल्कुल पत्थर की लकीर है, क्योंकि अगर आपने समय को काबू में कर लिया तो स्ट्रेस आपके सामने घुटने टेक देगा। आज की डेट में ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस की वजह क्या है? समय की कमी। जब हम अपनी चीज़ों को प्लान नहीं करते तो काम पेंडिंग होता है और आखिरी समय में स्ट्रेस का बम फूट जाता है, यानी कि तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेस को कैसे गायब करता है। तो जब आप अच्छे से टाइम को मैनेज करते हैं तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले ज़रूरी यानी कि महत्वपूर्ण कार्यों को पहले निपटा लेते हैं। इससे आखिरी समय में वो जो पागलपन यानी कि वो पागलों वाली भागदौड़ और घबराहट होती है ना, आप उससे क्या होते हैं, बच जाते हैं। इसके बाद है समय प्रबंधन यानी कि
टाइम प्रबंधन आपको एक बैलेंस्ड रूटीन देता है, जिससे आपको काम के साथ साथ प्रॉपर रेस्ट, अच्छी नींद और अपनों के साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है। जब माइंड को रेस्ट मिलता है तो मेंटल थकान दूर होती है और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और स्ट्रेस अपनी छूमंतर हो जाता है अपने आप। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तनाव की प्रकृति और अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न को हमने क्वेश्चन 1 के तौर पर कर लिया है। बस एग्जामिनर क्या करता है, वर्डिंग को थोड़ा डिफरेंट करके सेम क्वेश्चन रिपीट कर देता है। तो वहीं आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे तरह वर्ड में चेंज हो जाता है, बट क्वेश्चन सेम ही रहता है। अगर वर्डिंग डिफरेंट है तो चलिए हम लोग भी थोड़े डिफरेंट आंसर के साथ इसे फिर से समझ लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस की। स्ट्रेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर सड़क पर पड़ी है और आपको पकड़ लेती है। यह पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किसी सिचुएशन को कैसे देखते हैं और उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। तो चलिए अब इस पे एक मज़ेदार रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आप रात को अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगाते हो ताकि सुबह उठकर अपना कोई भी बहुत ज़रूरी काम कर सको, और सुबह देखते हो कि स्विच ऑन करना ही भूल गए थे। अब जिसका काम का टाइम हो रहा है उसे तो तुरंत भयानक क्विक स्ट्रेस आ जाएगा कि हे भगवान, फ़ोन डेड है, अब मेरा क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा आलसी इंसान होगा जो सोचेगा चलो अच्छा है, फ़ोन बंद रहेगा तो कोई परेशान नहीं करेगा, आज पूरा दिन सोऊंगा। यानी कि सिचुएशन एक ही थी पर दोनों का रिएक्शन अलग अलग था। ऐसा तो आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि जब आपके साथ ऐसा होता है तो आप इसे पॉजिटिव वे में लेते हो या फिर नेगेटिव वे में। तो अब हम लोग नेचर ऑफ स्ट्रेस को देख लेते हैं। पहला है सकारात्मक तनाव यानी कि यूस्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत ही डायनेमिक यानी कि बदलने वाला होता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है, जो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो इसके दोनों रूपों को हम लोग ज़रूर याद रखेंगे। तो पहला क्या था, सकारात्मक तनाव, जो हमें आगे बढ़ाता है और हमारे परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। जैसे कि स्टेज पर बोलने से पहले जो हल्का सा स्ट्रेस होता है वे हमसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवाता है। और दूसरा क्या था, डिस्ट्रेस यानी कि नकारात्मक तनाव, जो हमारे मेंटल बैलेंस को हिलाकर रख देता है और हमें अंदर से थका देता है। यह हमारे शरीर, हमारे मन और व्यवहार तीनों पर गहरा असर डाल सकता है। आई होप हमारा ये आज का सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। और अगर आप इस नोट्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप मैसेज करके PDF परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेरे वीडियो को सुनने के बाद अगर आप PDF रिवाइज़ कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। समय प्रबंधन के अर्थ तथा महत्व की चर्चा कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में दो बातें पूछी गई है। टाइम प्रबंधन का असली मीनिंग क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समय प्रबंधन यानी कि मीनिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अपने कीमती समय को इस तरह से प्लान और ऑर्गेनाइज करना कि आपको यानी कि आपके सारे ज़रूरी काम बिना किसी हड़बड़ाहट के सही समय पर और बेस्ट क्वालिटी के साथ पूरे हो जाएं। इसका सीधा मकसद है कि समय की बर्बादी को रोकना और लाइफ को पूरी तरह से बैलेंस करना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं समय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य को, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत आता है उत्पादकता बढ़ाना यानी कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जब आप टाइम मैनेज करते हैं तो आप कम समय में और कम एनर्जी खर्च करके बहुत ही ज़्यादा और बेहतर काम डिलीवर कर पाते हैं। यानी कि क्या होता है कि उत्पादकता को बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। दूसरा है तनाव को कम करता है यानी कि रिड्यूस स्ट्रेस। जब आपके सारे काम ऑन टाइम पूरे हो रहे हो तो दिमाग बिल्कुल शांत रहता है और कोई फालतू की टेंशन नहीं होती। तीसरा है आत्म अनुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन। यह आपके अंदर एक गजब डिसिप्लिन व सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करता है जिससे लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं।
एवं नेक्स्ट है, यह कार्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है, यानी कि लाइफ बैलेंस। यह आपको ऑफिस या पढ़ाई के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ, फैमिली और खुद की हॉबीज के लिए भी भरपूर समय निकालने में मदद करता है। अब आते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सामान्य अनुकूलन लक्षण का वर्णन कीजिए तथा उसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स, यह पूरे सिलेबस का सबसे हार्ड क्वेश्चन माना जाता है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से समझना। सामान्य अनुकूलन संलक्षण यानी कि GAS, जनरल एडेप्शन सिंड्रोम। नाम थोड़ा सा हार्ड है, यानी कि डरावना है, बट कॉन्सेप्ट काफ़ी इजी है। यह जो थ्योरी है हांस सेली ने दी थी। उन्होंने यह बताया कि जब भी हमारी बॉडी के सामने कोई स्ट्रेस आता है तो हमारी बॉडी उस स्ट्रेस से निपटने के लिए अंदरूनी तौर पर 3 स्टेज में काम करती है। कितने स्टेज में काम करती है? 3 स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 14 के अंतर्गत हम देख रहे हैं, व्यक्तिगत तथा आधिकारिक नियंत्रणीय एवं अनियंत्रणीय समय अपव्ययी की व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन थोड़ा लंबा दिख रहा है, पर इसका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल है। यहाँ बात हो रही है समय अपव्ययी यानी कि टाइम वेस्टर्स की, यानी कि वो चीज़ें जो हमारा टाइम बर्बाद करती है। इन्हें 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, जो हमारे खुद के कारण होती है। एक होती है व्यक्तिगत और दूसरी होती है हमारी ऑफिस या फिर काम की वजह से, यानी कि आधिकारिक। और ये दोनों ही या तो हमारे कंट्रोल में होती है या तो हमारे कंट्रोल से बाहर होती है, यानी या तो नियंत्रणीय होती है या फिर अनियंत्रणीय होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग व्यक्तिगत समय अपव्ययी को देखते हैं, यानी कि पर्सनल टाइम वेस्टर्स को, जिसके अंतर्गत देखते हैं सबसे पहले नियंत्रणीय को। ये वो टाइम वेस्टर्स हैं जिन्हें हम खुद चाहे तो चुटकी में रोक सकते हैं, जैसे बिना वजह सुबह उठकर 2 घंटे इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करना, आज का काम कल पर टालना, या फिर बिना किसी टॉपिक के घंटों फ़ोन पर गप्पे मारना। इन्हें हम अपनी बिहेवियर सुधार कर कंट्रोल कर सकते हैं। और वहीं अगर हम अनियंत्रणीय की बात करें तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे कि अचानक घर में कोई बीमार हो गया या कोई पर्सनल मेडिकल इमरजेंसी आ गई, जिससे कि हमारा पूरा दिन का शेड्यूल बिगड़ गया। तो अब हम लोग आधिकारिक समय अपव्ययी यानी कि ऑफिशियल टाइम वेस्टर्स को नियंत्रणीय एवं अनियंत्रणीय तरीकों से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नियंत्रणीय को देख लेते हैं। ऑफिस के वो काम जिन्हें सही प्लानिंग से सुधारा जा सकता है, जैसे कि बॉस की तरफ से काम के निर्देश साफ ना होना, ऑफिस में कागजात और फाइलों का बिखरा होना जिससे उन्हें ढूंढने में टाइम वेस्ट हो, या फिर बिना किसी एजेंट के फालतू की लंबी मीटिंग चलना। उचित मैनेजमेंट से सही कंट्रोल किया जा सकता है इन्हें। वहीं अगर हम लोग अनियंत्रणीय को देखें तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर एम्प्लॉय का कोई जोर नहीं चलता, जैसे कि काम के बीच में अचानक ऑफिस का सर्वर डाउन हो जाना, इंटरनेट बंद हो जाना, या कोई क्लाइंट अचानक बिना अपॉइंटमेंट के आ जाए और आपका पूरा टाइम ले जाए। तो हमने नियंत्रणीय समय अपव्ययी एवं अनियंत्रणीय समय अपव्ययी को दोनों तरीकों से देख लिया है, आधिकारिक एवं पर्सनल। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। संगठनों के लिए तनाव निवारक प्रबंध तकनीकों की चर्चा कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनर का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसे भी अगेन और अच्छे से याद कर लीजिए। किसी भी कंपनी या फिर संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारियों के स्ट्रेस को दूर करने के लिए मैनेजमेंट जो है शानदार तरीके अपना सकता है, जैसे कि सकारात्मक कार्य वातावरण यानी कि कॉर्पोरेटिव कल्चर। ऑफिस में एक ऐसा माहौल तैयार करना जहां एम्प्लॉयज के बीच कंपटीशन के बजाय कलीग्स और सीनियर के बीच सपोर्ट और आपसी विश्वास की भावना हो। जब इंसान को बैक सपोर्ट मिलता है तो उसका मेंटल प्रेशर आधा हो जाता है।
दूसरी है तकनीक उचित कार्यभार वितरण, यानी कि क्लियर एज ओपन कम्युनिकेशन। किसे क्या काम करना है, मैनेजमेंट को यह बिल्कुल साफ करना चाहिए। जब कर्मचारियों को उनकी भूमिका और कंपनी की अपेक्षाओं के बारे में बिल्कुल साफ इनपुट मिलता है तो किसी भी तरह का भ्रम यानी कि कन्फ्यूज़न का स्ट्रेस उत्पन्न ही नहीं होता। तीसरा है तकनीक स्पष्ट संचार व्यवस्था, यानी कि स्किल इन्हांसमेंट एंड ट्रेनिंग। समय समय पर एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग सेशन रखना ताकि वे नई तकनीकों के और बदलते काम के तरीकों को आसानी से सीख सके। जब कर्मचारी अपने काम में एक्सपर्ट हो जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और काम का डर भी खत्म हो जाता है। चौथा है तकनीक प्रशिक्षण और कौशल विकास, काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ सपोर्ट। ऑफिस के अंदर प्रोफेशनल काउंसलर्स की व्यवस्था करना जहां कर्मचारी बिना किसी झिझक के अपनी पर्सनल या फिर प्रोफेशनल प्रॉब्लम को शेयर करके सही गाइडेंस ले सके। पांचवा है तकनीक काउंसलिंग एवं मानसिक सहारा सहायता, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन। कर्मचारियों की मेहनत को नोटिस करना, उसके अच्छे काम की उसके अच्छे काम को सबके सामने तारीफ करना एवं उन्हें बोनस या फिर रिवॉर्ड्स देना। इससे कर्मचारियों का मनोबल हमेशा हाई रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। समय प्रबंधन में प्रबंधक एक मुख्य भूमिका निभाता है, टिप्पणी कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हमने प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर का रोल देखा था। किसका रोल देखा था? एडमिनिस्ट्रेटर का। अब जो है हम प्रबंधक यानी कि मैनेजर का रोल देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि एग्जाम में कैसे वर्ड चेंज करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक प्रबंधक यानी कि मैनेजर ही है जो कि टीम के समय समय को सही से यूटिलाइज करवाने के लिए मुख्य काम करवाता है। और अगर मैनेजर का पहला कार्य की बात करें तो यह होता है सबसे पहले योजना बनाना, यानी कि टास्क शेड्यूलिंग एंड डेडलाइन। मैनेजर का सबसे पहला काम होता है पूरे प्रोजेक्ट का एक क्लियर टाइम टेबल बनाना और यह तय करना कि कौन सा टास्क किस डेट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। दूसरा है वह कार्य की प्राथमिकता निर्धारित करता है, यानी कि सेटिंग प्रायोरिटीज़। वह अपनी टीम के सामने बिल्कुल साफ गोल्स रखता है कि आज की डेट में हमारे लिए कौन सा काम सबसे क्रिटिकल है और किसे सबसे पहले फोकस करना है। नेक्स्ट है कार्यों का उचित वितरण, यानी कि डेलीगेशन ऑफ वर्क। एक स्मार्ट मैनेजर टीम के हर मेंबर के स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानता है। वह उसी के हिसाब से सही इंसान को सही काम सौंपता है, जिससे काम की स्पीड बढ़ती है और टाइम बचता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रबंधक निगरानी और मूल्यांकन के माध्यम, रेगुलर फीडबैक एंड रिव्यूज़। वह लगातार मॉनिटर करता है कि काम प्रोग्रेस में है या फिर नहीं है। जहाँ भी टाइम वेस्ट होने की गुंजाइश होती है वह तुरंत दखल देता है और सुधारात्मक कदम उठा लेता है, यानी कि उसको सॉल्व करवा देता है। अब देखते हैं वह समय अपव्यय को रोकने के लिए क्या करता है। डेवलपिंग डिसिप्लिन का काम करता है। वह टीम के अंदर टाइम डिसिप्लिन की आदत डालता है, जिससे सभी मेंबर समय की वैल्यू को समझने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, तनाव के विभिन्न प्रतिरूपों की व्याख्या कीजिए। यहाँ जो प्रतिरूप लिखा है इसका मीनिंग होता है मॉडल्स या फिर टाइप्स। स्ट्रेस जो है हर इंसान को अलग अलग तरीके से होता है, यानी कि स्ट्रेस हर इंसान की लाइफ में एक जैसा नहीं होता। यह अलग अलग रूपों और पैटर्न्स में हमारे सामने आता है। इसके मुख्य प्रतिरूपों को समझना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। सबसे पहला प्रतिरूप है तीव्र तनाव, यानी कि एक्यूट स्ट्रेस। यह जो है बहुत ही शॉर्ट टर्म यानी कि कम समय के लिए आता है। यह किसी तात्कालिक घटना या अचानक आई चुनौती के कारण होता है। जैसे अचानक सामने कोई गाड़ी आ जाए तो कल आपका कोई इम्पोर्टेंट इंटरव्यू हो, सिचुएशन खत्म होते ही स्ट्रेस गायब हो जाता है। दूसरा है दीर्घकालिक तनाव, यानी कि क्रोनिक स्ट्रेस।
यह जो है सबसे खतरनाक स्ट्रेस है जो लंबे समय यानी कि महीनों या सालों तक लगातार बना रहता है। इसके पीछे की वजहें बहुत बड़ी होती है, जैसे कि लगातार पैसों की तंगी चलना, खराब पारिवारिक रिश्ते या फिर नौकरी की लगातार असुरक्षा। यह हमारी हेल्थ को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। उसके बाद है सकारात्मक तनाव यानी कि यूस्ट्रेस। यह वो हेल्दी स्ट्रेस है जो हमें लाइफ में कुछ बड़ा करने या फिर जीतने या अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अंदर से पेश करता है और हमारे परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। चौथा है प्रतिरूप नकारात्मक तनाव यानी कि डिस्ट्रेस। यह वो घटिया स्ट्रेस है जो हमारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेता है, हमारी मेंटल को थका देता है और हमारा काम करने का जो कैपेसिटी होता है उसको बिल्कुल जीरो कर देता है। इसके बाद है शारीरिक तनाव यानी कि फिजिकल स्ट्रेस एंड मानसिक तनाव यानी कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। जो स्ट्रेस हमारे शरीर पर अत्यधिक काम के बोझ या फिर बीमारी के कारण आता है वे फिजिकल है, और जब मन के डरों और चिंताओं से पैदा होता है तो वो साइकोलॉजिकल है। यानी कि जो मन से आएगा वह क्या होगा, साइकोलॉजिकल आएगा, लेकिन जो बीमारी के कारण या फिर शारीरिक प्रॉब्लम के कारण आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल स्ट्रेस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, तनाव कार्य निष्पादन को प्रभावित करता है, विस्तृत वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्ट्रेस का हमारे वर्क परफॉर्मेंस यानी कि कार्य निष्पादन पर क्या असर पड़ता है। आसान शब्दों में कहें तो आप टेंशन में होते हैं जब, तो आपके काम के रिजल्ट पर उसका क्या असर पड़ता है। तनाव का प्रभाव कार्य निष्पादन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में देखा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सकारात्मक तनाव यानी कि यू स्ट्रेस द पॉजिटिव साइड। द स्ट्रेस बहुत ही कम या फिर पॉजिटिव होता है यानी कि यू स्ट्रेस होता है, तो यह एक बूस्टर की तरह काम करता है। जैसे अगर आपको पता है कि शाम को बॉस क्लाइंट के सामने आपकी रिपोर्ट चेक करने वाले हैं, तो यह थोड़ा सा प्रेशर आपको एक्टिव बना देगा और आप अपनी रिपोर्ट को बिल्कुल परफेक्ट और बिना किसी गलती के तैयार करेंगे। लेकिन अधिकांश स्थितियों में तनाव का प्रभाव नकारात्मक होता है यानी कि द नेगेटिव साइड। लेकिन ज़्यादातर मामलों में स्ट्रेस परफॉर्मेंस जो है पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। जब इंसान का बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर में होता है तो उसके साथ ये प्रॉब्लम्स होती है। एकाग्रता की कमी यानी कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन, उसका मन काम में बिल्कुल नहीं लगता, जिससे वह छोटी छोटी और बचकानी गलतियां बार बार करने लगता है। उसके बाद है निर्णय लेने की क्षमता में गिरावट यानी कि पुअर डिसीजन मेकिंग। दबाव के कारण उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वह सही गलत का डिसीजन तुरंत नहीं ले पाता। अब आगे है तनाव के कारण व्यक्ति में थकान यानी कि ड्रॉप इन प्रोडक्टिविटी। मानसिक और शारीरिक थकावट के कारण उसकी काम करने की स्पीड बहुत धीमी हो जाती है और वह डेडलाइंस मिस करने लग जाता है। उसके बाद आता है अनुपस्थिति बढ़ाना यानी कि अब्सेंटिज्म। ऐसा एम्प्लॉय काम से बचने के लिए ऑफिस से लगातार छुट्टियां लेने लगता है, जिससे पूरी टीम का नुकसान हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, समय की बचत के विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समय को बचाना और उसका सही इस्तेमाल करना एक आर्ट है। अपनी डेली लाइफ में टाइम सेव करने के कुछ बेहतरीन तरीके होते हैं, तो चलिए एक एक करके उन तरीकों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उपलब्ध समय का सही और योजनाबद्ध उपयोग करना, ताकि अधिक से अधिक कार्य कम समय में और प्रभावी ढंग से पूरे किए जा सके। यानी कि अवॉइड मल्टीटास्किंग, एक समय पर एक काम। बहुत से लोगों को लगता है कि एक साथ 4 काम करने से समय बचता है, लेकिन साइंस कहता है कि इससे दिमाग कन्फ्यूज़न में रहता है, गलतियां ज़्यादा होती है और समय दोगुना बर्बाद होता है। इसलिए एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना सही होता है, क्योंकि काम पर अपना 100% फोकस रहता है। अब हम लोग यह समझेंगे कि जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि
कौन सा कार्य अधिक जरूरी और महत्व है? यानी कि लर्न टू से नो, ना कहना सीखे। हमारे पास समय इसलिए भी कम पड़ता है क्योंकि हम दूसरों को मना नहीं कर पाते। अगर कोई दोस्त आपको काम या पढ़ाई के बीच में फालतू घूमने या फिर गप्पे मारने के लिए बुला रहा है, तो अपनी प्रायोरिटीज़ को देखें और उसे प्यार से कहें, ना कहना सीखें। उसे इस प्रकार से ना कहें कि उसे बुरा भी ना लगे और आप ना भी कह दें। इसके बाद है टाल मटोल की आदतों से बचना, यानी कि स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन। काम को कल पर टालने की आदत को आज ही छोड़ दें। जो काम आज होना है उसे आज ही खत्म करें, क्योंकि पेंडिंग काम हमेशा अगले दिन के शेड्यूल को बिगाड़ देता है और आपके ऊपर टाइम का प्रेशर बढ़ा देता है। अब नेक्स्ट है तीसरा, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूरी बनाना और तकनीक का सही उपयोग करना, यानी कि यूज़ ऑफ स्मार्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। आज के डिजिटल दौर में अपने कामों को आसान बनाने के लिए कंप्यूटर रिमाइंडर ऐप्स, अलार्म और कैलेंडर टूल्स का इस्तेमाल करें, ताकि आपको चीज़ें याद रखने में दिमाग न खपाना पड़े और आपका काम तेज़ी से हो सके। इन तरीकों को अपनाकर समय का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है और जीवन को अधिक सफल बनाया जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। संगठन के लिए तनाव निवारक प्रबंध तकनीकों का विश्लेषण कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है काफ़ी ज़्यादा एमबीबीआई है और ये काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। जब हम किसी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन में तनाव निवारक तकनीकों का गहराई से एनालिसिस करते हैं तो हमें यह मुख्य बातें समझ में आती है। सबसे पहला है सकारात्मक कार्य वातावरण, यानी कि द पावर ऑफ इन्वायरमेंट। एनालिसिस से पता चलता है कि स्ट्रेस को दूर करने का सबसे बड़ा फैक्टर है वहाँ का माहौल। अगर ऑफिस का माहौल सहयोगात्मक, सुरक्षित व सम्मानजनक है तो कर्मचारियों का मेंटल प्रेशर अपने आप गायब हो जाता है और उनकी काम करने की इच्छा दोगुनी हो जाती है। उसके बाद देखें तो जब कर्मचारियों को सुरक्षित और सहयोगात्मक माहौल मिलता है, यानी कि द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस। काम का बोझ उतना ही होना चाहिए जितना कोई इंसान आसानी से झेल सके। उचित कार्यभार वितरण और स्पष्ट संचार, यानी कि क्लियर कम्युनिकेशन से भ्रम की स्थिति पूरी तरह समाप्त हो जाती है, जिससे कर्मचारी बिना किसी डर या फिर दबाव के अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाता है। अब हम लोग देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, यानी कि जो कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए योग, ध्यान और मनोरंजन सुविधाएं रखती है, वहां एम्प्लॉयज़ की बीमारियां और छुट्टियां बहुत कम हो जाती है। इससे न केवल कर्मचारियों की मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, बल्कि कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ और उत्पादकता भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। एवं इस प्रकार ये तकनीकें संगठन में तनाव को कम कर एक स्वस्थ और प्रभावी कार्य वातावरण बनाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। आनंद और सफलता के लिए समय प्रबंध पर एक टिप्पणी लिखिए। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए हैं हमारे इस पूरे सेशन के सबसे खूबसूरत और सबसे आखिरी क्वेश्चन पर, जो कि है हमारा समय प्रबंधन मैनेजमेंट। केवल दफ्तरी यानी कि फाइलों को निपटाने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारी ज़िंदगी में सक्सेस यानी कि सफलता व हैप्पीनेस पाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो आइए देखते हैं यह इन दोनों चीज़ों के लिए क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आनंद के लिए, यानी कि फॉर हैप्पीनेस। ज़रा सोचिए, आपको असली खुशी कब मिलती है? जब आपका मन शांत होता है और आपके पास अपनी मनपसंद चीज़ों के लिए वक्त होता है। जब आप अपने समय को सही से मैनेज करते हैं तो आपके सारे काम वक्त पर पूरे हो जाते हैं। इससे बेवजह का स्ट्रेस और आखिरी समय की भाग दौड़ जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। और एक व्यवस्थित रूटीन की वजह से आपको अपने परिवार, दोस्तों, अपनी हेल्थ और खुद के लिए भी भरपूर वक्त मिलता है, जो हमारी लाइफ में सच्ची खुशी और संतोष का सबसे बड़ा जरिया है। उसके बाद दूसरा देखते हैं सफलता के लिए,
यानी कि फॉर सक्सेस, जो इंसान समय की कद्र करना सीख जाता है, सफलता उसके कदम चूमती है। यह हमने काफ़ी सुना है। टाइम प्रबंधन आपको ज़्यादा अनुशासित, पंक्चुअल और एक्टिव बनाता है। सही समय पर सही डिसीजन और सही काम करने से आपको करियर में नए, हमेशा न्यू और बड़े मौके मिलते हैं। आपके काम की जो क्वालिटी होती है हमेशा बेस्ट होती है, एवं जिससे कि आप अपने करियर व लाइफ में दूसरों से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे द्वारा लिया गया ये सेशन लास्ट तक देखा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 तक, तो मेरे दिए गए दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, तनाव यानी कि स्ट्रेस के उस टाइप को क्या कहते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है और हमें काम करने के लिए मोटिवेट करता है? इसका आंसर सिर्फ एक 1 वर्ड में नीचे कमेंट में दीजिएगा। एवं अब है क्वेश्चन नंबर 2, आज का काम कल पर टालने की जो हमारी सबसे बुरी आदत होती है, उसे इंग्लिश में किस एक वर्ड से जाना जाता है? मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी, क्योंकि मुझे कमेंट पढ़ के ऐसा फ़ील होता है कि आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया गया लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा है, और मैं आगे भी इसी प्रकार से बनी रहूँगी, और भी मोटिवेशन और भी प्रोग्रेस के साथ। एंड जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप लेक्चर सुनने के बाद इस नोट्स को परचेज़ करना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप उस पर मैसेज करके PDF को परचेज़ कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को 100% कंप्लीट कर सकते हैं। इससे आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, आपका रिविज़न भी हो जाएगा और आपकी प्रिपरेशन में कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये आज का सेशन पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।